हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अब हम संसद संबंधी जितने भी प्रावधान थे उसको पूरा कर चुके थे और नई क्लास में आज हम आपसे उच्चतम न्यायालय के संबंध में चर्चा करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय से बनने वाले जो भी प्रावधान है ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है और कुछ इससे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी भी गई है, उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो उच्चतम न्यायालय जो कि हमारा अनुच्छेद 124 से 147 तक विस्तारित है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं और अभी तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सबको मैंने इस क्लास में शामिल किया है और आज उसी विषय पे आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के संबंध में। मैंने आपको बताया कि यह अनुच्छेद 124 से 147 तक विस्तारित है। तो अनुच्छेदों को पढ़ने से पहले इसके विषय में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं सबसे पहले उसके संबंध में आपसे चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है कि भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वह एकीकृत है, यानी कि कोई ऐसा नहीं होगा कि केंद्र का न्यायालय अलग है, राज्य का न्यायालय अलग है, ऐसा प्रावधान नहीं है, बल्कि सबसे सर्वोच्च श्रेणी में है वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और अन्य हाई कोर्ट चाहे भी जिस राज्य का होगा वह उसके अधीन होगा। तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि भारतीय न्याय व्यवस्था एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है और अगर इसकी तुलना वही अमेरिकी न्याय व्यवस्था से की जाए तो वहाँ एकीकृत ना होकर हर राज्य का अलग न्यायालय है और इसी तरीके से वहाँ न्यायालय का जो विभाजन है इस तरीके से किया गया कि प्रत्येक राज्य का उनका अपना अलग न्यायालय है, लेकिन भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसके संबंध में न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि न्यायालय की यह एकल व्यवस्था यानी कि जो एकीकृत व्यवस्था भारतीय न्यायपालिका की है, इसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ग्रहण किया गया है। उसी क्रम में जब मैंने आपको 1673 का रेगुलेटिंग एक्ट, जब भारतीय संवैधानिक विकास मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको मैंने पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। वहां मैंने आपको बताया था अगर इसके इतिहास के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के संबंध में पूछ लिया जाए, तब आपको याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसी क्रम में क्या होता है कि 1937 में, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह किसका? तो वह कंपनी का शासन था, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार की जो है सत्ता यहाँ चल रही थी, तो उस टाइम आपको याद रखना है कि 1937 में कोलकाता में पुनः एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1937 में कोलकाता में ही पुनः एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे 28 भारत की आजादी के बाद जिसे 28 जनवरी 1950 को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। आपको याद रखना है कि 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई थी, जिसे 28 जनवरी 1950 को, जब भारत आजाद हो गया तब 28 जनवरी 1950 को इस सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, वहां से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया और इसी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की तिथि माना गया। तो यदि आपसे स्थापना के संबंध में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तब हमारा जवाब हो जाएगा 28 जनवरी 1950। और यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट उठता है कि आखिर 28 जनवरी 1950 को पहले जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तब आपको याद रखना है, जब आपको मैंने अटॉर्नी जनरल पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे। तो उन्होंने, यानी कि जो पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे, 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ तो किसके द्वारा हुआ? MC सीतलवाड़ के द्वारा हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1937 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना, जिसे 28 जनवरी 1950 को दिल्ली स्थानांतरित किया गया और इसी तिथि को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की तिथि माना जाता है। तो अगर आपसे स्थापना के संबंध में पूछेगा तो 28 जनवरी 1950। उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन भी इसका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो उसका उद्घाटन पहले महान्यायवादी, पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ द्वारा किया गया था। इस संबंध में आपको याद रखना है। फिर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, जब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया, यानी कि इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हो गई, तब याद रखना है कि उस टाइम यह संसद के एक कमरे में चलता था। आपको याद रखना है कि यह संसद के एक कमरे में चलता था, लेकिन 1958
1958 से यह एक अलग भवन में स्थानांतरित हो गया। तो अगर एग्जामिनर आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट संसद से अलग भवन में कब स्थानांतरित हुआ था, तो 1958 में हुआ था, और 1958 से पूर्व यह संसद के एक कमरे में चलता था। आपको याद रखना है। 28 जनवरी 19 जब मैंने आपको 1774 में बताया तब पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। लेकिन यदि बात 28 जनवरी 1950 की जाए, यानी कि जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, तब इसके पहले भारतीय न्यायाधीश कौन होंगे, आपको याद रखना है हीरालाल जे कानिया, या कहीं कहीं यचजे कानिया भी आपको लिखा मिल सकता है। तो आपको याद रखना है कि पहले आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया। और जब इसकी स्थापना हुई, आपको याद रखना कि इसकी स्थापना के समय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। आपको याद रखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ साथ 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। और मैंने मुख्य न्यायाधीश के संबंध में आपको बता दिया कि पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। इसी क्रम में अगर वर्तमान की बात, समय समय पर संशोधन होते गए इसमें और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात आपसे की जाए तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 33 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल है। आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। तो यदि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के संबंध में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो वर्तमान हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़। आपको याद रखना है डी.वाई. चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम भी मैंने नीचे लिख दिया है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आपको याद रखना है कि यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़। जो यशवंत चंद्रचूड़ है, ये भी इनके संबंध में अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि यह भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो आपको याद रखना। तो यदि मैंने आपको यही बताया, यदि स्थापना के समय बात की जाए तो एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश थे, और अगर वर्तमान की बात की जाए तो एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। पहले चीफ जस्टिस कौन थे, हीरालाल जे कानिया। वर्तमान कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि वाई.डी. चंद्रचूड़। और यह किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी क्रम में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, क्योंकि जो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, जो इनके पिताजी थे, इनके संबंध में एक सीधा प्रश्न एक आपसे ये बन सकता है कि भारत के चीफ जस्टिस के संबंध में, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। तब आपको याद रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, वाई.वी. चंद्रचूड़ का। यहाँ पे मैंने लिखा है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यानी कि वाई.वी. चंद्रचूड़। जो वर्तमान हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, इनके जो पिताजी थे वाई.वी. चंद्रचूड़, यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल अभी तक के काल में एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, वाई.वी. चंद्रचूड़। आपको याद रखना है, यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल कब से रहा, 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। कार्यकाल कब से रहा, 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक, और कुल 2696 दिन इनका कार्यकाल रहा। आपको याद रखना है कि कुल 2696 दिन इनका कार्यकाल रहा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी चीफ जस्टिस का सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, वाई.वी. चंद्रचूड़, यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल 2696 दिन का रहा। इसी क्रम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में सबसे न्यूनतम किसका कार्यकाल रहा। तब आपको याद रखना है कमलाकांत वर्मा। मैंने यहाँ पे लिखा है कमल नारायण सिंह। आपको याद रखना है कमल नारायण सिंह। कमलाकांत वर्मा तो इसके आपके जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इसके एक मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको इसके संबंध में याद रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में सबसे न्यूनतम किसका कार्यकाल रहा, तो कमल नारायण सिंह का कार्यकाल रहा। और यह कार्यकाल 17 दिन का था और 25 नवंबर 1991 से 10 दिसंबर 1991 तक। अगर सबसे लंबा कार्यकाल चीफ जस्टिस के रूप में पूछा जाएगा तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यानी कि वाई.वी. चंद्रचूड़, आपको याद रखना है। और इसी क्रम में उनका कार्यकाल 2696 दिन का था। और उसी क्रम में सबसे न्यूनतम कार्यकाल पूछा जाए तो कमल नारायण सिंह का कार्यकाल था, जिनका कार्यकाल 17 दिन का था, जो 25 नवंबर 1991 से 10 दिसंबर 1991 तक था। एक बहुत बेसिक फैक्ट आपसे पूछा जाता है, अब परीक्षाओं में तो ये नहीं आता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तब आपको याद रखना है जस्टिस फातिमा बीबी। इनका पूरा नाम जस्टिस मीरा फातिमा बीबी है। तो जो जस्टिस फातिमा बीबी थी, यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। और यहाँ पे एग्जामिनर अगर आपको फंसाएगा तो वो देगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तब आपको याद रखना है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का
सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं हुई है। और यदि पहली महिला न्यायाधीश के संबंध में आपसे पूछा जाए तब कौन हो जाएंगी? जस्टिस फातिमा बीबी। आपको याद रखना, इस अगर एग्जामिनर आपको इस तरीके से फंसाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। लेकिन यदि पहली न्यायाधीश के संबंध में पूछा जाए तो जस्टिस फातिमा बीबी। यहाँ से दो प्रश्न और बनते हैं, यहीं पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं। वैसे मैं जब हाई कोर्ट आपको पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा, लेकिन मैं यहीं पे स्पष्ट कर देता हूँ। दो तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं कि किसी उच्च न्यायालय यानी किसी हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। अगर आपसे मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो वहां पे आपका जवाब हो जाएगा लीला सेठ। लेकिन हम बात हाई कोर्ट की कर रहे हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। तो आपको याद रखना है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो वो लीला सेठ थी। लेकिन इसी क्रम में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तब आपका जवाब अन्ना चांडी हो जाएगा। अगर पहली महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट के संबंध में आपसे पूछा गया तो अन्ना चांडी, और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अगर हाईकोर्ट के संबंध में आपसे पूछा जाता है तो लीला सेठ थी। आपको याद रखना है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैंने इसको छोड़ा नहीं क्योंकि यह अभी 5-6 साल पहले की ही घटना है, तो आप इसको याद रखिएगा कि अधिवक्ता से सीधे न्यायाधीश बनने वाली महिला, अधिवक्ता से सीधे न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन थी? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में वकालत का काम करती थी और वह अधिवक्ता से न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला है। तो इसके संबंध में आपको याद रखना कौन है? इंदु मल्होत्रा, ये नाम आपको याद रखना। फिर वेतन के संबंध में मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर वेतन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए होगा, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर सेवानिवृत्ति आयु, सेवानिवृत्ति आयु के विषय में आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सामान्यतः 65 वर्ष आयु इनकी सेवानिवृत्ति की आयु मानी गई है, चाहे चीफ जस्टिस की बात की जाए और चाहे अन्य न्यायाधीशों की बात की जाए। यहाँ पे मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा है कि भारत में पीआईएल के जनक कौन थे। इसके संबंध में आपको याद रखना है जस्टिस पीएन भगवती। पीआईएल का सबसे पहले तो आप मतलब समझ लीजिए, पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कहने का मतलब जनहित याचिका। आपको याद रखना है जनहित याचिका। और इसके जनक संबंधी जब आपसे बात पूछी जाए तो भारत में पीआईएल यानी जनहित याचिका के जनक पीएन भगवती थे। आपको याद रखना है जस्टिस पीएन भगवती भारत में पीआईएल यानी कि जनहित याचिका के जनक थे। तो उसी क्रम में जो भी इसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उच्चतम न्यायालय के संबंध में आपसे बन सकती थी, मैंने सबकी आपसे चर्चा कर ली है। अब इसी क्रम में जो विभिन्न अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो कि 124 से 147 तक दिए गए हैं, इन सारे अनुच्छेदों को चर्चा न करते हुए जो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जहां जिन अनुच्छेदों से अब तक की परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं उनके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले एक फैक्ट यहाँ पे छूट रहा है, देखिए, हाँ, अनुच्छेद 124। अब हम अनुच्छेद से शुरुआत करेंगे कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन व चीफ जस्टिस की नियुक्ति, शपथ, पद से हटाना, योग्यता, इतने प्रावधान अनुच्छेद 124 के तहत किए गए। अनुच्छेद 124 के तहत आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उसकी योग्यता, पद से हटाना, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिखा है उसकी शपथ संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 के तहत किए गए हैं। तो ये जो प्रावधान अनुच्छेद 124 के तहत किए गए हैं उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आखिर सुप्रीम कोर्ट के, चाहे मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए या न्यायाधीश की बात की जाए, इनकी योग्यता क्या होगी। तो योग्यता के संबंध में सबसे पहली योग्यता के बारे में आपको याद रखना है कि भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष से किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। कहने का मतलब ये है कि पहली चीज तो भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या किसी न्यायालय में या किसी खासकर उच्च न्यायालय यानी किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो यानी कि अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। और तीसरी एक बात इसी में शामिल होगी कि राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। तो पहली इसकी योग्यता क्या हो जाएगी? भारत का नागरिक हो। और जो 3 विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं लास्ट की, एक तो किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पे रहा हो, दूसरा मैंने बताया किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो, और तीसरा मैंने बताया कि राष्ट्रपति की नजर में जो कानून का ज्ञाता हो। तो इन तीनों में से अगर कोई एक योग्यता उसके पास है, तीनों में से कोई एक योग्यता अगर उसके पास है, तो वह भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीश के पद पे नियुक्त हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है।
फिर एक चीज और मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यदि आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संबंध में मैं बात करूं तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी नियुक्ति से पूर्व वह अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेता है, आपको याद रखना है। और इसी क्रम में यदि किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो इस संबंध में वह किसकी सलाह लेगा? इस संबंध में आपको याद रखना है कि वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेगा, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और यदि मुख्य न्यायाधीश के संबंध में आपसे पूछा जाए तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य जो न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनसे वह इस संबंध में सलाह लेता है। उसके बाद बात की गई पद से हटाने की, तो उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी क्या प्रावधान है? तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इसका अधिकार किसको होगा? इसका अधिकार संसद को होगा और संसद विशेष बहुमत से, संसद भी मैंने आपको पीछे बहुमत के संबंध में बताया था, संसद विशेष बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो विशेष बहुमत के संबंध में मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं कि संसद की कुल सदस्यता यानी कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत यानी कि 50% प्लस 1 और साथ ही साथ सदन में उपस्थित व मत देने वालों की 2/3 संख्या विशेष बहुमत की श्रेणी में आएगी। और यदि किसी न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव पे संसद में उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्य अपनी सहमति दे देते हैं और दोनों सदनों से यह पास हो जाता है और अंत में राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति भी अगर इस पर अपनी सहमति दे देता है, इस स्थिति में पद से जो न्यायाधीश होगा वह पद से हट जाएगा। तो पद से हटाने के संबंध में आपको याद रखना कि अंतिम रूप से राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन हटाने का अधिकार किसको होगा? तो हटाने का अधिकार संसद को होगा और संसद विशेष बहुमत से हटा सकती है किसी न्यायाधीश को। फिर उसके बाद हटाने का आधार क्या होगा? हटाने का आधार होगा दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार। कोई ऐसा उस पर कदाचार सिद्ध हो जाता है या कोई दुर्व्यवहार या संविधान का कोई उल्लंघन उस पर सिद्ध हो जाता है। यही 2-3 आधार हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को संसद हटा सकती है। और प्रस्ताव के संबंध में आप ये जानिए, यदि किसी न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो लोकसभा में आने से पूर्व 100 सदस्यों के हस्ताक्षर यानी कि उनकी सहमति अनिवार्य होगी। और राज्यसभा के संबंध में आपको याद रखना है कि 50 सदस्यों के हस्ताक्षर या सहमति अनिवार्य होती है। फिर अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते के संबंध में चर्चा की गई। तो उसके वेतन के संबंध मैंने आपको बता दिया है कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख होता है। फिर अनुच्छेद 126 कार्यकारी सीजीआई की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि मान लो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है वह किसी कारणवश अनुपस्थित है, अस्वस्थ है, ऐसी स्थिति में वह किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 के तहत नियुक्त कर सकता है। तो इसके संबंध में आपसे पूछा जा सकता है कि पहली चीज तो अनुच्छेद पूछ सकता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के संबंध में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 126 में चर्चा की गई। नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। और नियुक्ति का आधार क्या होगा? यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, बीमार है या अन्य किसी कारणवश जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। फिर अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तदर्थ न्यायाधीशों के संबंध में आपसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 127 में किया गया है। और तदर्थ न्यायाधीश किसको कहा जाता है? तदर्थ न्यायाधीश, इसको इंग्लिश में एडहॉक जज कहा जाता है, आपको याद रखना है, एडहॉक जज इसको कहा जाता है। तो इसके संबंध में पहली चीज तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को होगा। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि न्यायालय का कोरम पूरा नहीं हो रहा हो, न्यायालय का पूरा जो आपका कोरम है वो पूरा ना हो रहा हो, तो इस स्थिति में जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह हाईकोर्ट के जो कुछ न्यायाधीश होंगे उनको अस्थायी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बुलाएगा और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों में वो न्यायाधीश भाग लेंगे। लेकिन इसके संबंध में आपको ये जानना आवश्यक है कि इस स्थिति में पहली चीज तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति की अनुमति पे ही मुख्य न्यायाधीश किसी हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। और ऐसी स्थिति तब बनेगी जब उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा नहीं हो रहा होगा।
फिर उसके बाद बात करें अनुच्छेद 128 की, सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि सुप्रीम कोर्ट को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कोरम पूरा नहीं है तो वह सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी बुला सकता है इसकी कार्यवाही में। और इसके संबंध में भी आपको याद रखना है कि पहली चीज तो वह राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, और दूसरी बात, जिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वह कार्यवाही में शामिल करता है उससे भी पूछना आवश्यक होगा, और यह अधिकार किसके पास होगा? मुख्य न्यायाधीश के पास होगा, अनुच्छेद 128 के तहत। फिर अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 31 के तहत बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट अनुच्छेद से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 में है। और इसके संबंध में आपको अभिलेख न्यायालय के संबंध में आपको याद रखना है, यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वह एक अभिलेख के रूप में संभाल के रखा जाता है, और अन्य हाई कोर्ट है उनके लिए वह एक नजीर यानी कि एक उदाहरण के तौर पर उनका प्रयोग हाईकोर्ट कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 131, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में बात अनुच्छेद 131 में की गई। तो इसके मूल क्षेत्राधिकार में कौन से विषय शामिल होंगे? मान लीजिए किसी केंद्र या राज्य के विरुद्ध कोई विवाद की स्थिति है तो यह सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा। या किन्हीं दो राज्यों के बीच में आपसी कोई विवाद है, वह भी सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार होगा। और तीसरा ये होता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद संबंधी स्थिति बन जाती है उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करता है, और वह भी किसमें आएगा? सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार की श्रेणी में आता है। फिर ये किसका होता है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के विषय में जब मैंने आपको वहां मौलिक अधिकार पढ़ाया था तो अनुच्छेद 32 के तहत आपको बताया था कि यदि भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करके हमारे जो भारत का नागरिक है उसके मौलिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति की गारंटी देता है। तो वही बात न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। फिर इसका एक अपीली अधिकार होता है अनुच्छेद 132 के तहत जो इसका अपीली अधिकार है, कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट ने कोई सजा दी है और उसको लगता है कि यह सजा कम होनी चाहिए थी तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इसका अपीली अधिकार अनुच्छेद 132 के तहत आता है। फिर उसके बाद आता है दीवानी, जो अपीली अधिकार में ये संवैधानिक अधिकार जो है इसका संवैधानिक क्षेत्राधिकार भी अपीली क्षेत्राधिकार में शामिल है। फिर दीवानी अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामलों में अपील करने का अधिकार अनुच्छेद 133 के तहत होता है। फिर आपराधिक मामलों अनुच्छेद 134 के तहत कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो आपराधिक अगर अपीली क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 133, दीवानी अपीली क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 133, और संवैधानिक अपीली क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 132, और सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में आपसे पूछा जाए तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 131 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 137 बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से तो कई बार प्रश्न उठा है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू, अपने निर्णय की दोबारा जांच करना। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया, यदि वह अपने निर्णय की दोबारा जांच करता है तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 137 में किया गया। इसके संबंध में एक और मैं एडिशनल फैक्ट आपको बताता हूँ जहां से एग्जाम में प्रश्न उठाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन, जब मैंने आपको भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत के संबंध में पढ़ाया था तो वहां आपको बताया था कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया था। फिर अनुच्छेद 141 बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानूनों का सभी न्यायालय पर लागू होना। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा कानून घोषित कर दिया है तो वह भारत के सभी न्यायालय पर समान रूप से लागू होंगे। इसका प्रावधान अनुच्छेद 141 में किया गया। फिर अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाह, राष्ट्रपति किसी विधिक मामले पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो जिसका प्रावधान अनुच्छेद 143 में, पहला प्रश्न तो आपसे ये बन जाएगा। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, और राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है वह सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और साथ ही साथ यदि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी तो राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 143 में किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में
जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान आपकी परीक्षा से संबंधित बन सकते थे, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न उठते हैं, मैंने समस्त प्रावधानों की आपसे चर्चा कर ली है। अगर आपको इतना तैयार है तो उच्चतम न्यायालय से पूछा जाने वाला कोई भी सवाल मेरे हिसाब से आपका गलत नहीं होगा और बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। तो फिलहाल उच्चतम न्यायालय के संबंध में इतना ही। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आप मेरे साथ जो मेरी दूसरी श्रृंखला चल रही है हिंदी की क्लास की, वहां जुड़कर अपनी हिंदी की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही साथ संविधान के संबंध में भी जो 60 वीडियोज के माध्यम से मैं संविधान संशोधन की एक श्रृंखला चला रहा हूँ, वहां जुड़ के आप बहुत आसानी से समस्त संविधान संशोधन को एक एक करके याद कर सकते हैं। फिलहाल इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।